चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? चलिए, सो विल रिज्यूम फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, इजंट इट? और मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अगर किसी कंपनी ने किसी और कंपनी के अंदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल रखा है, इसी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल किया है, तो वो उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी बन जाएगी। दूसरा तरीका था कि अगर किसी कंपनी ने किसी और कंपनी के मोर देन 1/2 के टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड किए हैं, तो वो कंपनी उस कंपनी की क्या बन जाएगी? होल्डिंग सब्सिडरी बन जाएगी। नाउ व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट इज टोटल वोटिंग पावर, नॉट द शेयर कैपिटल, दैट वी हैव डिस्कस सो फार। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर मान लो किसी एक कंपनी ने किसी और कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बनाया है, उसने और एक सब्सिडरी, उसने और एक सब्सिडरी, उसने और एक सब्सिडरी बना दी, तो क्या ये अलाउड है? तो उसका आंसर देखिए यहाँ पे इस प्रोवाइजो में ये लिखते हैं, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी ने अपने अंदर कुछ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ लेयर्स से ज्यादा लेयर्स नहीं रखने हैं। they are not allowed to have more than such a number of layers as may be prescribed। तो as may be prescribed मतलब रूल्स के अंदर बताया होगा। तो ये रूल कहाँ पे है? नीचे मैंने रूल यहाँ पे आपको दिया हुआ, ये रहा रूल, कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2017। देखो क्या लिखा है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल, मतलब ये रूल आने के बाद 2017 में ये रूल आया है। नो कंपनी अदर देन द कंपनी बिलोंगिंग टू स्पेसिफाइड इन सब रूल नंबर 2, मतलब सब रूल नंबर 2 में कुछ कंपनीज बताई हुई है, इनको छोड़ करके शैल नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। मतलब इन कंपनीज पे ये 2 लेयर्स वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या ये कंपनीज अपने अंदर मोर देन 2 लेयर्स रख सकती है? यस, बात समझे? इनको छोड़कर के बाकी जो भी कंपनीज है वो अपने अंदर कितने लेयर्स रखेंगे बच्चों? 2 ही मैक्सिमम लेयर्स रखेगी। 2 लेयर का मतलब क्या होता है? जैसे ये रहा, अपने अंदर है ये एच लिमिटेड, एच लिमिटेड ने अपने अंदर एस लिमिटेड, एस लिमिटेड ने S1 लिमिटेड। तो एच लिमिटेड के रिलेशन में एस लिमिटेड इट इज ए फर्स्ट लेयर ऑफ इट्स सब्सिडरी एंड S1 लिमिटेड इज व्हाट? द सेकेंड लेयर ऑफ सब्सिडी। सही बात है। इसके अंदर S2 लिमिटेड ये अलाउड नहीं है बिकॉज ये थर्ड लेयर हो जाएगा, और थर्ड लेयर आपको अलाउड नहीं है। ओनली क्या? 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडीज आर अलाउड टू हैव बाय एनी होल्डिंग कंपनी। यहां तक क्लियर है भाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सी, हम जब डाइवर्जन ऑफ फंड्स की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने आज कंपनी के नाम पे पैसा बैंक से या शेयर होल्डर से उठाया है, लेकिन ये पैसा उन्होंने यूज कहां पे किया है इसका ट्रेसिंग आउट नहीं हो रहा है। जैसे एच लिमिटेड ने अपने अंदर 100 सब्सिडरीज की लेयर बना दी, तो अगर मान लो एस लिमिटेड ने अपने पैसे अपने ही किसी सब्सिडरी S78 वाले को दे दिया है कि एडवांस दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो पैसा कहीं ना कहीं S48 पे आएगा, S48 से S43 में आएगा, S43 से 100 में जाएगा, 100 से H के पास आएगा, H से अगेन S23 में जाएगा। मतलब वी कैन नॉट ट्रेस। भैया इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस का अरेंजमेंट करेंगे जिससे फंड्स कहां कहां डाइवर्ट हो रहे हैं ये समझेगा नहीं। तो जिस पर्पस के लिए एच लिमिटेड ने पैसे उठाए हैं या आपने किसी भी सब्सिडरी के लिए उठाए हैं, वो पैसे किधर जा रहे, कहां से आ रहे समझ नहीं सकता है। वी कैन नॉट हैव द फुटप्रिंट्स ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन अपने आप में एक नई ट्रांजैक्शन होगी जो दिखेगा नहीं कौन किसको पैसा दे रहा है। सपोज एच लिमिटेड को पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे? अपने किसी S98 कंपनी जो है उसके नाम पे लोन उठाएंगे, और वो पैसा उल्टा फिल्टा फुरा फिरा करके एच के पास आएगा, क्योंकि एच को पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए। सो दीज आर द ट्रांजैक्शन दैट दे कैन इनकर। जैसे एच लिमिटेड क्या करेगा? जो बिजनेस सेल्स करेगा वो अपने किसी S99 कंपनी के नाम पे करेगा, जिसका पैसा अल्टीमेटली एच के पास आ जाएगा। क्या समझे बच्चों? तो ये जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है जिसको हम लोग डाइवर्जन ऑफ फंड्स ट्रांजैक्शंस को कंसील करने के लिए करते हैं, ये पॉसिबल है अगर वो अपने अंदर इतने लेयर्स ऑफ सब्सिडीज बनाएंगे, बिकॉज एवरी सब्सिडरी विल वर्क अंडर एच लिमिटेड इटसेल्फ।
तो जो एच बोलेगा वो सब्सिडरी करेगी। आई बात समझ में। और कुछ कंपनीज तो शेल कंपनीज होती है। शेल कंपनी मतलब फेक कंपनीज, जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, जिनका कोई एड्रेस ही नहीं होता है। एड्रेस पे चले जाने के बाद वहां पे सालों साल के लिए कोई आया ही नहीं है, मतलब बस नाम की कंपनी है, बट उनके बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स बराबर आरओसी के पास फाइल हो रहा है, लेकिन उनमें कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, सारे फेक ट्रांजैक्शन है जस्ट टू शो द प्रॉफिट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एच को लोन की जरूरत है, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे, कोई भी दूर दूर की कंपनी जिसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना दिखे एच के साथ। उस कंपनी के फाइनेंशियल बड़े अच्छे दिखाएंगे, सेल, परचेज, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ये वो। और किसी बैंक में जाएंगे, बैंक को बोलेंगे देख भाई ये कंपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरे को ना 100 करोड़ का लोन चाहिए, 10%, 10 करोड़ तेरा। तो उन्होंने क्या किया, 200 करोड़ का लोन उठाया उस कंपनी के नाम पे जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्रॉड किया ना हमने, एच चला गया, एच के डायरेक्टर्स, और वो पैसा आपने ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ट्रांजैक्शंस करके एच के पास वापस ला दिए। क्या समझे बच्चों? तो जो एच को पैसे नहीं मिल रहे थे वो किसकी वजह से मिल रहे हैं अभी, इस फेक कंपनी की वजह से मिल रहा है। और मुझको एच का और उस कंपनी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताना है, इसलिए मैंने ये सारे इतने लेयर्स ऑफ सब्सिडीज बनाए। आई बात समझ में? तो जिस नाम से लोन लिया जा रहा है वो कंपनी शेल कंपनी है। बात समझे? क्लियर है? तो ये रोकना है हमने। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेयर्स को कम करेंगे। सर इसके बाद भी फ्रॉड होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखो, रिस्क कैन नॉट बी ऑलवेज जीरो, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो रूल्स बना करके हमने ये रिस्क ऑफ फ्रॉड जो है वो कम किया हुआ है। आई बात समझ में बच्चों? तो बीइंग एन ऑडिटर, जब आप ऑडिट करोगे ना, तो अब ये बात जरूर याद रखेंगे कि कंपनी किन किन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, उस कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या है, उस कंपनी की जेन्युइननेस क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है। आई बात समझ में? तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये भी ख्याल रखना होगा, जब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो इस एंगल से भी सोचना होगा। ओके बच्चों, क्लियर है? तो बताएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, 2, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं। बट फिर भी आगे एक प्रोवाइजो आ रहा है, क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स अंडर दिस रूल, one layer which consists of one or more wholly owned subsidiary or subsidiaries shall not be taken into account। मतलब ये 2 लेयर में एक लेयर जो wholly owned subsidiary का है ना, फिर मुझको एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम क्या है बच्चों, अरे बोलो ना भाई, wholly owned subsidiary। तो सब्सिडरी कंपनी समझ चुके हैं, होली ओन सब्सिडरी क्या होता है। होली ओन सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी के सारे वोटिंग पावर्स ले लिए हो, यानी कि इन शॉर्ट सारे के सारे शेयर्स लिए हो। इमेजिन करते उस कंपनी के पास कोई डीवीआर नहीं है, नॉर्मल शेयर्स है, तो मुझको सारे शेयर्स चाहिए, सॉरी सारे वोटिंग राइट्स चाहिए, तो मेरे को सारे शेयर्स परचेस करने होंगे, हाँ कि ना? तो चलो बात करते हैं, ये है एच लिमिटेड और ये है एस लिमिटेड, ठीक है बच्चों। अगर एच ने एस को अपनी होली ओन सब्सिडी, इसको वॉस बोलते हैं, होली ओन सब्सिडी बनाना है, तो एस के सारे शेयर 100% शेयर्स परचेस करने चाहिए बच्चों, हाँ कि ना? लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई आइडेंटिफाई करके बताए मुझको, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, होने तो ना, क्या प्रॉब्लम है, उसका पैसा वो दे रहा है, अपने बाप का क्या जाता है। व्हाट? जोर से बोलो, अरे बोलो भाई, क्यों डर रहे हो? गलत तो गलत हो गया, उसमें क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। बताएंगे एच लिमिटेड, सॉरी एस लिमिटेड में कितने मेंबर होने चाहिए, बीइंग इट इज अ पब्लिक कंपनी? मिनिमम 7 होने चाहिए, लेकिन अभी है कितना, एक ही है ना, तो बाकी 6 मेंबर्स कहां से लेंगे? तो अगर होली ओन सब्सिडी बनाने के लिए इफ आई वांट टू होल्ड ऑल द शेयर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, हाँ कि ना?
और मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करूंगा तो होली ओन सब्सिडी नहीं बन सकती, क्योंकि होली ओन सब्सिडी के लिए मेरे पास सारे के सारे शेयर्स होनी चाहिए, जबकि मेरे को बाकी मेंबर्स को बनाने के लिए उनको भी शेयर्स देने होंगे, तो उससे मेरे को सारे शेयर्स मेरे पास नहीं आएंगे। इमेजिन करते हैं एस के पास 100 शेयर्स है, कितने, तो एच ने कितने शेयर्स परचेस करने चाहिए, कम ऑन 100 करनी चाहिए। बट अगर मेरे को और 6 मेंबर चाहिए तो एच ने कितने होल्ड करने चाहिए, 94, हाँ कि ना, और बाकी ए बी सी डी ई एफ एक 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 एक, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया फुलफिल करने जाता हूं तो 100 शेयर्स नहीं आते, और 100 शेयर्स का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता हूं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या करें बच्चों। एक तो ये होली ओन सब्सिडी का कॉन्सेप्ट गलत है, या सर आप पढ़ा रहे हो वो गलत है, बताओ क्या गलत हो सकता है। सर आप गलत हो सकते हो, मेरे को ही गलत बता रहे हैं ना, लाइक, हाँ जी, एनीवन। नो, क्या करूं मैं कि मेरे को होली ओन सब्सिडी बनाना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स में होली ओन सब्सिडी स्पेसिफिकली रूल्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, करना है तो कैसे करूं मंजू। कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझको, क्या करूं मैं। हाँ तो मेंबर दूसरा ही बन गया ना। हाँ ठीक है ना, लेकिन वो सेपरेट लीगल एंटिटी हुई कि नहीं हुई, आप ये बता रहे हो कि सर ये एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है, इसकी एक दूसरी सब्सिडरी होगी ए लिमिटेड, इसको इसके शेयर्स परचेस करने के लिए बोलो, लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण ये दूसरा मेंबर बना कि नहीं बना। आपकी सोच थोड़ी सी सही जा रही है, थोड़ा सा उसको अपडेट करना होगा बस। सी हम क्या करेंगे, इन सारे मेंबर्स को रजिस्टर ओनर करेंगे ओनली, और इन शेयर्स के बेनिफिशियल ओनर को हम एच लिमिटेड का नाम बता देंगे। मतलब इन 6 शेयर्स का मेंबर कौन रहेगा, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन इनके वोटिंग राइट ये सब एग्रीमेंट बना करके एच के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। तो आप मुझको बताएंगे किसी भी कंपनी को सब्सिडी बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मोर देन 1/2 के टोटल वोटिंग पावर्स, समझे। तो किसी कंपनी को होली ऑन सब्सिडी बनाने के लिए कितने वोट चाहिए, 100% वोट चाहिए। तो क्या एच के पास अपने खुद के 94 और ये बेनिफिशियल ओनर के 6 मिला के 100 वोटिंग पावर आए कि नहीं आए, अरे आए कि नहीं आए। ये रजिस्टर ओनर बेनिफिशियल ओनर कौन से पता है ना, मैंने इशू का एग्जांपल देके आपको बताया था कि मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं, लेकिन डिविडेंड मैं इशू के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो कंपनी ने डिविडेंड किसको देना है, इशू को देना है, हाँ कि ना। क्या समझे बच्चों। वैसे वोटिंग भी ट्रांसफर कर सकता हूं ना मैं, कि मैं रजिस्टर ओनर हूं, वोटिंग मैं किसी और को दे रहा हूं। तो आज एस लिमिटेड में जब वोटिंग की बारी आएगी तो एच के पास कितने वोटिंग्स है, 100%। तो क्या जिस कंपनी के पास किसी और कंपनी के 100% वोट्स होते हैं, क्या वो उस कंपनी की होली ओन सब्सिडी बनी कि नहीं बनी। सो दिस इज हाउ द एस लिमिटेड विल बिकम द होली ओन सब्सिडी ऑफ एच लिमिटेड। भैया मेरा कॉन्सेप्ट तो वो है ही नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि नंबर ऑफ लेयर्स का सीन क्या है कि नहीं। तो आज नंबर ऑफ लेयर्स में बच्चों, ये नंबर ऑफ लेयर्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेयर्स में ये देखिए, ये एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है, ये S1 लिमिटेड है, ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, अगर इसमें एक लेयर होली ओन सब्सिडरी का रहेगा तो उसको काउंट नहीं करते। तो इमेजिन करो ये एस लिमिटेड एच लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी है, तो वाइल काउंटिंग द लेयर्स, ये लेयर हम पहले फोर्स लेयर मानते थे, लेकिन अभी इसको फोर्स लेयर नहीं मानेंगे। किसको फोर्स लेयर मानेंगे? S1 को फोर्स मानेंगे। और फिर इसके अंदर क्या और एक लेयर आ सकता है? यस, इसको बोलते हैं सेकेंड लेयर, है ना। क्या लिखा है कि अगर ऐसा लेयर जो एक होली ओन सब्सिडरी का है या सब्सिडरीज का है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये होली ओन सब्सिडरी का काउंटिंग होगा? नहीं होगा। इसके अंदर क्या और एक लेयर आ सकती है? द आंसर इज यस। चलो और एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे बच्चों? तो ये है एच लिमिटेड, इसके अंदर एस लिमिटेड, ये उसकी होली ओन सब्सिडरी है। एस ने अपने अंदर S1 लिमिटेड और एक होली ओन सब्सिडरी बनाई है, तो बताएंगे अब कैसे पॉसिबल है? क्या यहाँ पे S2 और S3 बना सकते हैं? ये कौन सा काउंट होगा? फर्स्ट। और ये कौन सा काउंट होगा? बाय रीडिंग द प्रोविजन आई कैन गेट दिस, कि वन और मोर लेयर्स बोला है ना, वन और मोर होली ओन सब्सिडरी और सब्सिडीज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। बट अगर मैंने ये अलाउ कर दिया तो S1 अपने अंदर और एक S2 बनाएगी, S2 अपने अंदर और एक बनाएगी S3, S3 अपने अंदर एक S4 बनाएगी और उसके नीचे 2 बनाएगी। हाँ, इससे होगा क्या? इससे आई कैन ट्रेस कि कौन किसकी सब्सिडी कंपनी है, क्योंकि होली ओन सब्सिडी तो पता चल जाएगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स में एक ही मेंबर आएगा। क्या समझे बच्चों? और बाकी के 6 आएंगे तो आई कैन से इजीली, बिकॉज अगर मान लो मैं ऑडिटर हूं, मैं किसका ऑडिटर हूं? मान लो मैं इसका ऑडिटर हूं, तो मैं बता सकता हूं ना कि ये कंपनी का, ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है, वो भी होली ओन सब्सिडरी। मैं इसका ऑडिटर हूं तो आई कैन चेक कि ये इसका ऑडिटर, तो ट्रेसिंग करना आसान हो जाता है कि कौन सी कंपनी में किस कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट है, और उससे अपने ट्रांजैक्शन किया तो आई कैन इजीली चेक। तो अगर लेयर्स ऑफ सब्सिडरी होली ओन सब्सिडरीज है तो दया कुछ तो गड़बड़ है, ये गेस किया जा सकता है बच्चों। क्या समझे बच्चों? इसलिए बाय प्लेन रीडिंग हम n नंबर ऑफ होली ओन सब्सिडरीज अलाउ कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्या समझे? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट जिसको मानता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रैक्टिकली बच्चों, अगर आज यहां पे H लिमिटेड है, उसके अंदर एक कंपनी आएगी S लिमिटेड, उसके अंदर एक कंपनी आएगी S1 लिमिटेड। अगर ये S लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी है तो उसके अंदर एक और लेयर अलाउ करेंगे। होली ओन सब्सिडरी के मल्टीपल लेयर्स नहीं हो सकते, जो कोर्ट इंटरप्रिटेशन मानता है। अगर ऐसा है तो कोर्ट बोलेगा भैया इनको निकाल दो, ये लेयर आप नहीं रख सकते, उस कंपनी के अंदर का आपका इन्वेस्टमेंट निकालना होगा, होली ओन सब्सिडी नहीं रख सकते। क्या समझे बच्चों? सो 2 लेयर, यानी कि होली ओन सब्सिडी का लेयर कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, जिसके नीचे आपके 2 सब्सिडरीज हो सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों, और एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये है H लिमिटेड, ये है S लिमिटेड, ये है S1 लिमिटेड। अगर ये होली ओन सब्सिडरी है तो क्या इसके अंदर और एक S2 आ सकती है? आर यू श्योर? इतने, एक की 2? मतलब S2 एक ही ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकंड। आर यू श्योर? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या बोला हुआ है?
ये जो रूल है, क्या ये रूल आपके सेक्शन 287 के रिलेटेड है? सेक्शन 287 के लिए पढ़ रहे हैं ना हम लोग ये रूल। क्या ये रूल आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं हम लोग? मतलब ये कोई दूसरा ही रूल है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब 287 और रूल दोनों साथ में पढ़ना है। तो 287 का सेक्शन जो है वो किस एंगल से बोला हुआ है? इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी। मतलब सेक्शन की शुरुआत होल्डिंग कंपनी ने अगर ऐसा ऐसा किया है तो उस कंपनी को हम सब्सिडरी बोलते हैं, हाँ कि ना? तो रूल भी होल्डिंग कंपनी के एंगल से ही देखना होगा। तो आज ये होल्डिंग कंपनी के एंगल से पढ़ूंगा तो दो लेयर हम किसको अलाउ कर रहे हैं? होल्डिंग कंपनी को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई होल्डी ओन सब्सिडरी होगी, किसकी? होल्डिंग कंपनी की। अगर कोई होल्डी ओन सब्सिडरी होगी, किसकी? होल्डिंग कंपनी की, तो उसको नहीं गिनेंगे ना। लेकिन यहां पे होल्डी ओन सब्सिडरी है किसकी? सब्सिडरी कंपनी की, तो अलाउ करेंगे। एक्सप्रेसली रूल में ये बोला नहीं है कि होल्डी ओन सब्सिडरी आपके होल्डिंग कंपनी की होनी चाहिए, नहीं। बट 287 सेक्शन के रिलेशन में मैं रूल पढ़ता हूं, तो रूल भी उसी एंगल में पढ़ना होगा। क्या समझे बच्चों? मतलब रूल विल टेक द कलर फ्रॉम इट्स सेक्शन फॉर विच इट इज मेड। मैं आपको जनरल क्लोजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का चैप्टर इनडायरेक्टली पढ़ा रहा हूं कि व्हेन देयर इज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द रूल, then check what is the intention of section or provision for which the rule is made। उसी एंगल से, उसी कलर से हम उस रूल को भी पढ़ेंगे। तो सेक्शन अगर होल्डिंग कंपनी के एंगल से लिखा हुआ है तो रूल भी होल्डिंग कंपनी के एंगल से ही पढ़िएगा, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है कि ये अलाउड है कि नहीं। रूल में कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के लिए सेक्शन में जाएंगे, फिर पता चला कि होल्डी ओन सब्सिडरी किसकी होनी चाहिए? होल्डिंग कंपनी की ही होनी चाहिए। अगर उसके नीचे कोई सब्सिडरी होल्डी ओन सब्सिडरीज है उसके सब्सिडरी के, तो उस लेयर को हम काउंट करेंगे, उसको हम अलग से होल्डी ओन सब्सिडरी नहीं मानेंगे। क्लियर है बच्चों? अदरवाइज कैसा होता? एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, S1 होल्डी ओन सब्सिडरी, S2 होल्डी ओन सब्सिडरी, S3 होल्डी ओन सब्सिडरी, S4 होल्डी ओन सब्सिडरी, और फिर उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी। तो ये पॉसिबल अगर है तो फिर रूल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, कि आपने दो लेयर में ही उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपने बहुत सारे सब्सिडीज तो वैसे भी अलाउ कर दिए। क्या समझे बच्चों? लॉ मेकर्स के इंटेंशन को समझो कि व्हाई दे हैव मेड सच रूल। व्हाई दे हैव मेड? बिकॉज दे वांट टू हैव restriction over fraudulent activities, and if that purpose is not itself is fulfilling by the plain interpretation, then the interpretation is wrong. We have to make some strict interpretation, और ये strict interpretation है क्या? कि होल्डी ओन सब्सिडरी हमेशा आपके होल्डिंग कंपनी की होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने उसमें लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया तो रूल का इंटेंशन ही खत्म हुआ। रूल जो बातें आपसे करने के लिए बता रहा है वही आप नहीं कर रहे हो। आई बात समझो बच्चों? हाँ बेटा। किसमें? किसमें? इसमें सी मैंने क्या बोला? फ्रॉड के रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐसे तो 3 लेयर्स है, बट जब मैं इसका ऑडिट करूंगा, जब ऑडिटर ऑफ एस लिमिटेड विल ऑडिट, ही नोट्स कि एच लिमिटेड इसकी पूरा होल एंड सोल अथॉरिटी है। तो वॉट एवर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन दिस एंड दिस कंपनी, ही विल चेक इट वेरी कॉन्शियसली। देन ही नोज कि दिस इज इट्स सब्सिडरी कंपनी, तो ही विल चेक द ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस कंपनी एंड दिस कंपनी ऑल्सो। He knows that this is also a subsidiary of this company, so he will check the transaction between this and this also very meticulously.
यहां पे देखिए, अगर मान लो मैंने अपने अंदर 100 सब्सिडी कंपनी का लेयर बना दिया, तो ऑडिट तो 1 साल में नहीं 100 साल में खत्म होगा। आप समझे? सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, उसके कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते होंगे साल में? एवरी ट्रांजैक्शन ऑडिटर कैन नॉट चेक, ऑडिटर इज डूइंग ऑडिट ऑन द सैंपल बेसिस। तो जितना ज्यादा हम फ्रॉड के रिस्क को कम करेंगे बाय मेकिंग रूल्स, उतना अच्छा होगा। कि हम चलो फ्रॉड को जीरो नहीं कर सकते तो छोड़ो, खुला ही छोड़ दो उसको, ऐसा करेंगे तो नहीं होता है ना। जैसे कुछ बच्चे क्लास के नाम से इधर उधर बॉम्ब मारते घूम रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना है कि जो क्लास में आते उनको भी खुला छोड़ दे। अब समझे? रूल्स बनाते हैं फॉर कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो नहीं आ सकता है। बात समझे नहीं समझे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यूर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन ईच एंड एवरी कंपनी। सपोज किसी कंपनी में सब्सिडी कंपनी है ही नहीं, क्या उसमें फ्रॉड नहीं होते? उसमें भी होते बेटा, उसका नेचर अलग होता है। बट आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के लिए आसान हो जाता है जब वो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट करना हम उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसा हुआ है, इसीलिए तो 2017 में ये रूल आया है। तो 2017 के बाद ऐसे नेचर के फ्रॉड तो होने से बच गए ना, उसमें तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाने में कामयाब हो गए। फॉर दैट ओनली इज द पर्पज द रूल हैज बीन मेड एंड द इंटरप्रिटेशन शुड बी लाइक दैट। ओके बच्चों, क्लियर है? एनी डाउट सो फार? बहुत डीप जा रहा है क्या? नहीं ना? पक्का? लॉ में मजा आ रहा है कि डर लग रहा है? मजा आ रहा है कि डर से? समझ नहीं रहे? नहीं, मजा आना चाहिए ना भाई। भैया ऐसे लॉ आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा। फाउंडेशन लेवल पे बस बेसिक बेसिक पढ़ के आगे होल्डिंग सब्सिडरी, ये हो होल्डिंग हो, कंट्रोलिंग कंपोजिशन, पुटिंग शेयर हो गया खत्म, होल्डिंग शेयर कैपिटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोलिंग हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं निकलता है वेलकम टू सी एंटर। इधर समझ के लेना पड़ेगा ऐसा क्यों है। तुम रट रट के कितना रटोगे बताओ? एक होल्डिंग सब्सिडी का डेफिनेशन 4 पन्नों में आता है, कितना रटोगे? यू टू लर्न इट बाय हार्ट। और लर्निंग ऐसी होगा जब तुम इस इंटेंशंस को समझोगे, और आपके जब डाउट्स आएंगे तभी समझेगा, डाउट्स नहीं आएगा तो नहीं समझेगा। ओके बच्चों, जितने मनमर्जी जितने फालतू से वाहियात डाउट आए, आप थ्रो करेंगे, शूट एट मी, ठीक है? क्योंकि डाउट्स आने से ही बातें क्लियर होगी। तुम डाउट कुछ भी पालो, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय, बस डाउट मत पालो, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है तुमको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्या? क्लियर है? हाँ, लेकिन ये रूल किस पे अप्लाई नहीं करता है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी। सर बैंकिंग कंपनी पे ये रूल अप्लाई नहीं करता है, इसका मतलब बैंकिंग कंपनी अपने अंदर एन नंबर ऑफ सब्सिडी कंपनी बना सकती है? जी हाँ, बना सकती है। सर ऐसा क्यों? सी, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है आईडीबीआई लिमिटेड। आईडीबीआई बैंक तो पता होगा आपको, हाँ कि ना? तो सपोज आईडीबीआई बैंक ने किसी एक कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना हुआ है, बना सकता है क्या कोई बैंकिंग कंपनी किसी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना सकता है? यस। सपोज आईडीबीआई ने ए लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाया है और ए ने बी को बनाया, यहां तक अलाउड है? यहां तक अलाउड है। सपोज बी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है किंगफिशर एयरलाइंस, सॉरी एक कंपनी जिसका नाम है किंगफिशर एयरलाइंस, सॉरी किंगफिशर लिमिटेड, ठीक है? नाउ कुछ ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो चुके हैं कि बी लिमिटेड ने किंगफिशर को अभी एक्वायर करना है, किंगफिशर लिमिटेड को बचाना है। तो बी लिमिटेड को बी लिमिटेड ने किंगफिशर को एक्वायर करना ही करना होगा, कंपलसरी। नहीं करेंगे तो किंगफिशर एयरलाइंस बंद, और किंगफिशर एयरलाइंस बंद तो किंगफिशर के जो क्रेडिटर्स है कुछ है उनका पैसा डूब गया मान लो। क्या समझे बच्चों? हो सकता है आईडीबीआई ने किंगफिशर को 2000 करोड़ का लोन, 2000 नहीं 10,000 करोड़ का लोन दिया है,
और अगर किंगफिशर एयरलाइंस डूब गया तो आईडीबीआई के 10,000 करोड़ भी एक ही चाह रहा है, ये बी लिमिटेड भी एयरलाइन ऑपरेशंस में है, वो उसको एक्वायर कर ले क्योंकि बी के पास पैसा है। तो अगर मैंने बी को अलाउ किया, बी लिमिटेड इज इंटरेस्टेड एयरलाइन खरीदी करने में बिकॉज दे वांट टू एक्सपैंड, भाई सस्ते भाव में अगर कोई कंपनी मिल रही है उनको तो अच्छा है ना। इससे क्या होगा, आईडीबीआई का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स के रूल से कि बी लिमिटेड किंगफिशर को एक्वायर नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ये कर लिया तो इसके अंदर 1, 2 और 3 लेयर हो जाएंगे। तो क्या अलाउ कर देना चाहिए? अरे बैंक्स का काम ही होता है पैसा देना लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टमेंट वाला एक्टिविटीज करती है, हाँ कि ना। तो ये पैसा दबोच के रखे क्या करेगा, आईडीबीआई बोले कर दे भाई कोई चिंता नहीं, पैसा बचना चाहिए अपना, खाली कैसे भी करके 10,000 करोड़ रिकवर होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होंगे तो फिर इस आईडीबीआई के डिपॉजिटर का विश्वास इससे उठ जाएगा, अल्टीमेटली आईडीबीआई बैंक बंद हो सकती है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इन शॉर्ट, इनको अपने अंदर मल्टीपल लेयर्स रखना अलाउड है। और ऐसा क्यों? सी आईडीबीआई इज अ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बैंकिंग है, बैंक में आप क्या क्या व्यवहार करोगे, पैसा लाना देना, इतना ही ना। इसमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी आईडीबीआई बनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी कंपनी जो है ये आईडीबीआई के साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी नहीं वाली है। क्या समझे बच्चों? कुछ समझे नहीं समझा? जो नीचे लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज है ना, ये आईडीबीआई के साथ कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन करनी नहीं वाली है, बिकॉज आईडीबीआई ने बस पैसा लगाया उसके अंदर, वो खाली डिविडेंड लेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बैंकिंग कंपनीज को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। साथ में देखिए एनबीएफसी अगेन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इंश्योरेंस कंपनीज अगेन एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एंड साथ में गवर्नमेंट कंपनीज। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? वेदर पब्लिक कंपनी इज कंस्टिट्यूट एज ए गवर्नमेंट कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है क्या? नहीं। अच्छा एक बताओ, ये जो रोड है ये रोड किसका है? गवर्नमेंट का है, मतलब पब्लिक का है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। अच्छा जिस गार्डन में आप घूमने जाते हो क्या गार्डन में घूमने? अरे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए रे, आप क्या सोच रहे थे? नहीं जाते? गार्डन तो होगा, किसका है? पब्लिक का है, मतलब गवर्नमेंट का है। वैसे पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा नहीं होता है क्या? देन व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? ऐसी कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा है, उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। कोई एग्जांपल बता पाए गवर्नमेंट कंपनी के? भारत पेट्रोलियम, अब बोलो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब बोलो इंडियन ऑयल लिमिटेड, बोलो बोलो, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HAL, हाँ व्हाट इज HAL? वेरी गुड, और बस हो गया, एग्जॉस्ट हो गए यहाँ तक। चलो ठीक है, बात करते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL नाम की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप देखे होंगे आपने, उस कंपनी को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो अपने अंदर अनलिमिटेड लेयर्स रख सकता है। बोलो क्यों? बोलो क्यों? गवर्नमेंट कंपनी स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल, 2 लेयर्स अपने अंदर रख सकती है। समझे नहीं समझे? लॉजिक एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट गवर्नमेंट कंपनी अपने अंदर ये नंबर ऑफ लेयर्स n नंबर ऑफ टाइम्स रख सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ठीक है बच्चों, जिपलक का पक्का कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आखिरी सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे। आखिरी 2 सवाल है वैसे, ना कि 1, 2 सवाल है, दोगे जवाब? ये है H लिमिटेड, ये है S लिमिटेड, और ये है S1 लिमिटेड। नॉर्मल पैरेलल्स में इतना होगा। अच्छा H लिमिटेड किसकी होल्डिंग कंपनी है बताओ?
एस लिमिटेड की, हाँ कि ना? एस लिमिटेड किसकी होल्डिंग कंपनी है? एस वन लिमिटेड की, यानी कि एच इज होल्डिंग ऑफ एस वन, एस इज होल्डिंग ऑफ एस वन। ठीक है, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस? क्या S1 H की सब्सिडरी कंपनी है और H S1 की सब्सिडरी कंपनी है कि नहीं है? क्या S1 H की सब्सिडरी कंपनी है? क्या H S1 की होल्डिंग कंपनी है? H ने S1 में 1 रुपए का भी होल्डिंग नहीं रखा मान लो, फिर भी अरे श्योर, तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसी बातें बनती है तो इंडिविजुअल रिलेशन में तो होल्डिंग सब्सिडी गिनेंगे, होल्डिंग सब्सिडी, ठीक है। बट अगर मैं टोटलिटी में बात करूंगा तो इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, इसको बोलते हैं इमीडिएट सब्सिडरी कंपनी, और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी। जेपला, अच्छा इसमें एस अगर होली ओन सब्सिडरी है तो उसके अंदर S1 और S2 आएगा, तो बताओ उस केस में S और S1 को क्या कहेंगे? सवाल समझे कि नहीं समझे? H S S1 S2, तो S2 तो स्टेप डाउन सब्सिडरी है, H तो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, S तो इमीडिएट सब्सिडरी है होल्डिंग की, तो S1 क्या है? इमीडिएट सब्सिडरी किसकी? H की। H की इमीडिएट तो S हो गई ना। उसको बोलेंगे इंटरमीडिएटरी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलेंगे? अच्छा, लॉ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरमीडिएटरी स्टेप डाउन, ये हम अपने प्रैक्टिकल सहूलियत के लिए टू नेम दैट रिलेशन समथिंग वी हैव गिवन दोज नेम्स। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको ऐसे नाम बोलते हैं, बट ऑन रिकॉर्ड ऐसा नहीं लिख सकते। ऑन रिकॉर्ड होल्डिंग सब्सिडरी ही बोलेंगे, अल्टीमेट होल्डिंग ये स्टेप डाउन, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि पता तो चले भी कौन किसका क्या है, हाँ कि ना, इसलिए हम वो नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक सवाल। अब दूसरा सवाल बेटा, जागते रहो, ठीक है। सवाल सुनो, ये है H लिमिटेड, ठीक है, ये है S लिमिटेड, और ये है कमॉन S1 लिमिटेड, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन चलेगा, ऐसे चलेगा ना? क्या ऐसा पॉसिबल है कि H की और एक डायरेक्ट सब्सिडरी है, इमीडिएट सब्सिडरी? पॉसिबल है, मतलब S और S1 इट इमीडिएट सब्सिडरी ऑफ H लिमिटेड, पॉसिबल है ना? क्या ये पॉसिबल है कि H की और एक इमीडिएट सब्सिडरी है? पॉसिबल है। तो ये कितने हो सकते हैं? अच्छा, ये तो एक और दो है, ये भी एक और दो, वैसे तो ये दो ही होने चाहिए, ये एक और ये दो। तो इमीडिएट सब्सिडरी कंपनी कितनी हो सकती है? ये लेयर्स का रूल वर्टिकल पे एप्लीकेबल है कि हॉरिजॉन्टली पे, या दोनों पे? आर यू श्योर? द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हॉरिजॉन्टल लेयर्स जितने मर्जी उतने हो सकते, बिकॉज आई कैन आइडेंटिफाई कि इसका रिश्ता इसके साथ है। अच्छा, और एक सवाल पूछ लो बेटा, पूछ लो बेटा, ये पॉसिबल है क्या? और कैसे? ये दो हो गए ना,
लेकिन मैंने देखना है कि ये अल्टीमेट, इमीडिएट एंड स्टेप डाउन, 1 2 3, सही बात है। ये एक फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अरे श्योर, अरे श्योर। अच्छा बताओ ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, सही बात है। अच्छा इसने इसको सब्सिडी बनाई, ये पॉसिबल है क्या? इसने इसको सब्सिडी, S2 को सब्सिडी बना दिया, बताओ कैसे पॉसिबल है? ये ऑलरेडी इसकी सब्सिडी है, नालायक को, एक ही काउंट कर रही है, 1 2 3। अगर एक कंपनी किसी की ऑलरेडी सब्सिडी दूसरी, अरे एक छोटा भी कुछ एग्जांपल देने वाला था मैं, लेकिन भूल जाओ, शायद तुम समझ गए। समझे क्या? ये ऑलरेडी सब्सिडी है उसकी, तो वो किसकी दूसरी और की सब्सिडी कैसे बनेगी नालायक को? है इधर नहीं चलता वैसा। तो हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ लेयर चाहे जितने हो चलेंगे, वर्टिकली नहीं होने, वर्टिकली 2 ही होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और एक सवाल है छोटा सा, पूछ लूं क्या? तुमको बोर होता है क्या मैं सवाल पूछता हूं तब, कि मजा आता है? मजा आता है ना? इट इज लाइक वॉचिंग द वेब सीरीज, नो, कि आगे क्या होगा, फिर आगे क्या सवाल पूछेंगे। नहीं धीरू, यू डोंट लाइक वेब सीरीज? आवाज धीमी हो गई इसकी। चल धीरू तू ही सवाल का जवाब दे, चल। यह है एच लिमिटेड, यहां पे है एस लिमिटेड, ठीक है। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 40% के वोटिंग पावर्स होल्ड किए हैं। एच की एक सब्सिडरी कंपनी है ए लिमिटेड, जो उसकी डायरेक्ट सब्सिडरी है, मतलब ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी ना। ए ने एस के 20% के वोटिंग पावर्स होल्ड किए हैं। तो धीरू तू बता, एच और एस में क्या रिश्ता है, और ए और एस में क्या रिश्ता है? क्या एच और एस के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता है या नहीं है? एच और एस में होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिश्ता है या नहीं है? 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 कैसे है? बाकी सब छोड़ो, बस ये पढ़ो। पढ़ना जरा क्या लिखा है। मतलब कि वो किसी और कंपनी में मोर देन 1/2 के टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते खुद से, या अपने किसी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू। तो बताएंगे एस लिमिटेड में एच का टोटल होल्डिंग कितना है, खुद से कितना है, और अपने सब्सिडरी के थ्रू तो कितना हो गया? तो क्या ये मोर देन 1/2 है? तो क्या ये इसकी होल्डिंग सब्सिडरी है? अच्छा ऐसे होता कि ये 5%, इसकी और एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, इसने 15% किया होता तो फिर भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाता, क्योंकि ये रिश्ता कैसे दिखता, 5 + 15 यानी कि 55%। क्लियर है बच्चों? तो खुद से या किसी और सब्सिडी कंपनी के थ्रू अगर मोर देन 1/2 का टोटल वोटिंग पावर होल्ड किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? होल्डिंग सब्सिडरी कहेंगे। एनी डाउट? एनी डाउट so far? I guess all the concepts of holding subsidiaries are clear to you. वापस एक बार बताओ कि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनता कैसे? वो भूल गए सर।
पहला कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा बॉयज बॉयज एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल रखना, या फिर मोर देन वन हाफ का टोटल वोटिंग पावर होल्ड करना, हाँ कि ना बच्चों। और उसके अंदर हमने क्या देखा कि अपने किसी सब्सिडी के थ्रू भी ऐसा होल्डिंग किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल वोटिंग पावर, टोटल शेयर कैपिटल क्या है, वो तो क्लियर हो चुका है, हाँ कि ना बच्चों। अब नंबर ऑफ लेयर्स की बात करेंगे, मैक्सिमम कितने लेयर्स होंगे? 2। अच्छा, 2 लेयर में काउंटिंग कैसे होगा? होली ऑन सब्सिडी अगर होगी बीच में तो क्या उस लेयर को काउंट करेंगे, लेकिन ये होली ऑन सब्सिडी किसकी होनी चाहिए? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी की होनी चाहिए, बीच के किसी होल्डिंग कंपनी के नहीं चलेगा। और ये नंबर ऑफ लेयर्स का रूल किस किस पे अप्लाई नहीं करता है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। और ये नंबर ऑफ लेयर्स का रूल वर्टिकल पे लगता है कि हॉरिजॉन्टल पे लगता है? ओनली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली नहीं। बस इतना ही पढ़ा है मैंने तुमको पिछले 2 घंटे में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देख ले, अरे क्वेश्चन देख ले, ये रहा क्वेश्चन। चलिए देखते कौन आंसर कर पाता है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 20 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. ABC Private Limited and its subsidiary DEF Private Limited are holding 60,000 and 50,000 shares respectively in XYZ Private Limited Company. Examine as per the provision of Companies Act whether XYZ Private Limited is a subsidiary of ABC. Would your answer be different if DEF Private Limited is holding 1,10,000 shares in XYZ Private Limited Company and no shares are held by ABC Private Limited Company in XYZ Private Limited Company? कुछ समझा? शांति से पढ़ो और आंसर बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप दे दिए तो समझेंगे पिछले 2 घंटे अपने सफल है, या वो 5 मिनट टू आंसर। बस आंखों ही आंखों में इशारे नहीं पॉसिबल है, इधर लिखना पड़ेगा कौन किसके साथ क्या रिलेशन में है। जबरदस्त आंसर, सॉल्व करके बता, रफ में कैलकुलेशन करके बताया, रफ में।
तो वो होल्डिंग सब्सिडी बन जाएगा। और सेकेंड केस में अच्छा, तो इवन इफ एबीसी ने कुछ होल्ड नहीं किया फिर भी वो सब्सिडी बन जाएगी। चेक करते हैं आंसर। टोटल शेयर कैपिटल कितना है बच्चों, XYZ का 20 लाख, जिसमें से एबीसी ने कितना होल्ड किया है 6 लाख, डीएफ ने कितना होल्ड किया है 5 लाख, जो कि एबीसी की सब्सिडी है। मतलब एबीसी की सब्सिडी डीएफ है, कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये एबीसी ये डीईएफ, ये डीएफ, ये मेरे से ऐसे होता है क्या कि बाकी लेक्चर में भी होता है? मेरे से तो ऐसा होता है सर, मैंने क्या कांड किया भाई इधर है। ये डीएफ, ओके बच्चों। तो एबीसी ने डीएफ को अपनी सब्सिडी बनाया हुआ है, और यहां पे है एबीसी, सॉरी यहां पे है XYZ, ऐसे कुछ है ना। एबीसी ने इसके अंदर कुछ होल्ड किया है, इसने इसके अंदर कुछ होल्ड किया है। इसने कितना होल्ड किया 6 लाख, इसने 5 लाख। तो आपको बताना है इसमें और इसमें रिलेशनशिप, आर यू श्योर? तो टोटल शेयर हेल्ड बाय एबीसी खुद से और सब्सिडी से 11 लाख, तो क्या वो होल्डिंग सब्सिडी बन गई? द आंसर इज यस। आंसर वुड रिमेन सेम इन केस डीएफ होल्ड्स द शेयर्स ऑफ 11 लाख एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स नथिंग। यानी कि इसने अगर इसके अंदर 11 लाख होल्ड किए फिर भी उसकी क्या बन जाएगी, स्टेप डाउन सब्सिडी बन जाएगी। वो तो डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने इनडायरेक्टली रिलेशन एस्टैब्लिश किया था पहले केस में, दूसरे केस में तो डायरेक्ट रिलेशन आएगा। समझो बच्चों, क्लियर है? चलिए अभी काम करेंगे, होमवर्क मार्क कर दो, होमवर्क आप करके आएंगे, ये चैप्टर नंबर 1 के पीडीएफ में है। तो आरटीपी का ये क्वेश्चन होमवर्क मार्क करेंगे बच्चों, एमटीपी में 24 का ये क्वेश्चन होमवर्क मार्क करेंगे, लिख के रखो कौन कौन से होमवर्क है। ओके, एमटीपी 24 और आरटीपी 19, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क मार्क करेंगे, बस इतने 2 ही क्वेश्चन है वैसे, वो सॉल्व करके आने हैं। ठीक है बच्चों, करके आओगे? साथ में ये जो नोटिंग है बच्चों, ये जो इसका नोटिंग है ये भी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। नोटिंग इसका होल्डिंग सब्सिडी का नोटिंग जो है ये मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ये नोटिंग पे करके आएंगे। तो नोटिंग और 2 क्वेश्चन दोनों होमवर्क करके कल आना है, कंपल्सरी आना है, मैंडेटरी, यू शाल। ओके, फिर और बताओ क्या हाल है? चिलैक्स, निवान, लग रहा है लॉ बहुत बहुत भारी है या फिर ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है सर, अचीवेबल है, कंट्रोलेबल है? कंट्रोलेबल लग रहा है आपको? वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा और होमवर्क जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ओनली प्रोविजंस पढ़ के फायदा नहीं है, जब तुम क्वेश्चंस पढ़ोगे तो प्रोविजन पे ग्रिप ज्यादा अच्छी आती है। ठीक है, ओके बेटा, हाउ आर यू? फाइन। कब आया आप? आज ही आए? हाउ वाज देयर एट होम? ऑल आर ओके ना? का दीदी के साथ रहते हो? दीदी के साथ ही रहते हो? गुड, वेरी गुड। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।